तो कितने ही कैनवास ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं। किसी पे किसी का ब्रश स्ट्रोक है, कहीं कोई कलर साधने की युक्ति है। इतिहास, मिथक, स्त्री विमर्श, इन सब के मध्य अयोध्या राज परिवार से आने वाले एक एलीट का तमगा आपके ऊपर लगता है। और ऐसे विचार रखे, उसके चैलेंजेस क्या हैं और उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो मैंने हमेशा एक हलफनामे की तरह बयान दिया कि आप अपनी वल्दियत नहीं बदलते, अपना खानदान कुल नहीं बदलते। और मुझे राज परिवार में जन्मने का एक बहुत गौरव बोध भी है कि मुझे वहाँ बहुत अच्छे संस्कार मिले, लिखने पढ़ने का संस्कार मिला। जबकि साहित्य ही वो ऐसी जगह है जहाँ पर वो सारी सच्चाइयाँ भी सांस लेती हैं जिनको ब्यूरोक्रेसी या जो भी फॉर्मूलेक जगत की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं अगर उसको दबा दी जाती हैं तो वो साहित्य में मुखर होकर सामने आती हैं। बड़े से बड़े लोग इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। मैं भी फेंक दिया गया तो क्या फर्क पड़ता। जानकी जवाब देती है, जानकी उस शास्त्र को क्वेश्चन करती है कि नहीं, तुम कुलवधू हो, तुम्हें नहीं जाना है, इनको वनवास मिला है। वो लोक मान्यता के साथ खड़ी होती है और वो कहती है कि मैं जाऊंगी और अगर ये फल फूल खाएंगे तो मैं उस थोड़े में उसके छिलके को खा करके, हालांकि आज वो स्त्री विमर्श में वो बड़ा एंटीथेसिस माना जाएगा, लेकिन आप भाव देखिए जानकी का कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, ये पूरा महल, ये पूरा राजाश्रय मेरे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ राम नहीं है। लोक वो आगे चलता है, शास्त्र उसका अनुगमन करता है, और शास्त्र जो नहीं समझा पाता है वो लोक में आकर के फिर वो मान्यता पा जाता है। मेरे पे इल्जाम भी लगते हैं कि नहीं आपने तो लता जी को बड़े भक्ति भाव से लिखा है, या गुलजार साहब के बारे में। आजकल आलोचना का अर्थ भी ये समझ लिया गया है कि आप या तो सिरे से किसी को खारिज करें या उसके जीवन के एक दो पक्ष को उठा करके जब तक आपने 4 पेज उस पर भर्त्सना नहीं की उनकी, तब तक आप सही आलोचक नहीं हैं। इसी बात पे मैं आ रहा था जी। शब्द विश्व के पहले सीजन में हमने शब्द, संस्कृति और विचार की अनेक यात्राएं साथ मिलकर तय की, और अब इस दूसरे सीजन की शुरुआत हम एक ऐसे रचनाकार के साथ कर रहे हैं जिनकी उपस्थिति स्वयं में साहित्य, संगीत और संवेदना का एक सेतु है। इन्होंने एक सांस्कृतिक चिंतक और अध्येता की तरह शब्दों को केवल लिखा नहीं है, उन्हें संगीत, स्मृति और भारतीय आत्मा की गहराइयों से जोड़ा है। यतीन्द्र मिश्र हिंदी साहित्य की उस परंपरा के प्रतिनिधि लेखक हैं जहां कविता केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि संवेदना की साधना बन जाती है। इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत, सिनेमा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत पर गंभीर और सुंदर लेखन किया है। लता मंगेशकर, बेगम अख्तर, गुलजार, गिरिजा देवी जी और कई कलात्मक विभूतियों पर उनका काम केवल उनकी जीवनियां नहीं है बल्कि भारतीय कला स्मृति का दस्तावेज बन चुकी हैं। इनकी भाषा में एक दुर्लभ कोमलता है और उनकी दृष्टि में भारतीयता अनुभव, सौंदर्य और स्मृति की निरंतरता की तरह उपस्थित होती है। आज की इस बातचीत में हम कविता, संगीत, संस्कृति, स्मृति और बदलते भारत के कई आयामों पर उनसे संवाद करेंगे। यतीन्द्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शुभास्ता जी। मैं शुरुआत इसी से करना चाहती हूँ कि आज का जो लेखन है उस लेखन में एक तरीके की द्रुत गति है, और आपका लेखन जब व्यक्ति पढ़ता है तो वो संगीत की उस साधना में बैठ जाता है जहाँ पर विलंबित स्वर बहुत अच्छे से आपको एक अंतः की यात्रा कराते हैं। तो कैसे साध पाते हैं आप? संगीत को साधना की तरह देखते हैं, कविता को साधना की तरह देखते हैं, या पूर्ण लेखन को साधना की तरह देखते हैं? देखिए, आज का जो समय है मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, और आपने जब संगीत की बात की तो शास्त्रीय संगीत में विलंबित का भी जो एक स्थापना है वो बिना द्रुत के संभव नहीं। विलंबित और द्रुत मिलाकर के ही ख्याल पूरा होता है। और कई बार ऐसा होता है कि विलंबित को साधते हुए जब आप बहुत धैर्य और संयम के साथ किसी का गायन सुन रहे होते हैं या वादन देख रहे होते हैं तो द्रुत पे जाकर के उसको एक पूर्णता मिलती है। तो अगर कोई हड़बड़ी में लिख रहा है या कोई जल्दी में है तो अच्छी बात है, वो उसकी रफ्तार तेज है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। रही मेरी बात तो मैं उस ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट का आदमी हूँ कि आराम से धीमे धीमे अपने सूत को काटते रहो, आराम से एक ऐसी चमक दो जब आपको लग जाए कि ये अब मुकम्मल तौर पर समाज में जाने लायक है। मेरी जो इस तरह की तैयारी हुई, जिन तरह के गुरुओं के संपर्क में मैं रहा, खास करके मैं इसमें एक आदमी का नाम लूँगा, कुंवर नारायण जी का,
तो वो बहुत आराम से कविताएँ लिखते थे। जब मैं उनके महानगर वाले घर में उनकी फाइलें चेक करता था, तो मुझे लगता था कि संग्रह उनके 2 या 3 प्रकाशित थे उस समय तक और पचासों संग्रह की कविताएँ पड़ी हुई थी। मैं उनको टोकता भी था। तो उन्होंने कहा कि बेटा छपवाना तो एक सामाजिक उद्यम है कि समाज में गया और मुझे लगा कि मेरे पाठकों को पढ़ना चाहिए। कविता तो मैं रोज़ लिख सकता हूँ, साध सकता हूँ। तो धैर्य की साधना उनसे सीखी। जिस परिवार परंपरा से मैं खुद आता हूँ, वहाँ मैंने देखा कि छोटा सा शहर है अयोध्या, एक समय में बहुत सामान्य वीतरागी स्वभाव का शहर रहा। तो किसी चीज़ के लिए कोई भेड़-चाल नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं है। आप अंततः आप अपनी ही अंतः परिक्रमा करते हैं, अपनी ही यात्रा में आगे बढ़ते हैं। किसी से होड़ नहीं होती, किसी को पीछे छोड़ने का कोई विचार नहीं होता और अगर ऐसा है, तो आप कुछ और हो सकते हैं, कलाकार नहीं हो सकते, लेखक नहीं। आपने साधना की बात की, तो मुझे लगता है कि हो सकता है बहुत लोग इस पे नागमोह सिकोड़ें कि ये साधना की बात कर रहा है पारंपरिक ढंग से, लेकिन है तो साधना ही अभ्यास और अभ्यास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो शब्दों की जाए, चाहे वो सुरों की जाए। आप एक पेंटिंग बनाते हैं, एक बहुत दिग्गज पेंटर की अगर आप उसके स्टूडियो में जाएँ देखें, तो कितने ही कैनवास ऐसे हैं जो अधूरे पड़े हैं। किसी पे किसी का ब्रश स्ट्रोक है, कहीं कोई कलर साधने की युक्ति है। तो मुझे लगता है कि एक रंग चुनने के लिए एक चित्रकार को जितनी जितनी दिक्कत होती है, कितनी भी उसने कितनी ही महान कृतियाँ क्यों न जन्म दी हो, पहला स्ट्रोक कैसे लगाना है, नीला चुनना है या लाल चुनना है। मुझे लगता है कि एक कवि को भी अपना शब्द, अपना वाक्य चुनने के लिए ये संघर्ष करना पड़ता है। कला कोई डिग्री नहीं है कि आपने बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, पोस्ट डॉक्टरेट कर लिया और आप एक डिग्री पाते चले गए और आपको ये लगने लगा कि नहीं अब मैं यहाँ तक की पढ़ाई पूरी कर चुका हूँ। वो एक अंतःसलिल भाव से चलती रहती है और जितना डूबते उतराते हैं, उतना ही लगता है कि यार मैं कितना कम जान पाया। मैं अपने उदाहरण से कहूँ, 22 साल की उम्र में मैंने गिरजा देवी पर किताब लिखी। उसको एक युवा का उच्छ्वास कह सकते हैं, एक फीलिंग कह सकते हैं, इंप्रेशन कह सकते हैं। अभी मैंने जब नैनन में आन-बान लिखी, तो मैंने फिर उसमें गिरजा देवी पर एक चैप्टर लिखा और इस 20 साल, 25 साल के वक़्फ़े में मुझे ये समझने में वक़्त लगा कि बोल बनाओ और बोल बाँट की ठुमरी का अंतर क्या है। तो आप खुद से लड़ते रहते हैं, खुद से अपनी यात्रा में मुब्तला रहते हैं। तो मेरे लिए वो अभ्यास है, धैर्य की साधना। आपकी एक कविता है चूड़ामणि, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ, फिर ज़रूर, उसके माध्यम से फिर आगे बात बढ़ाते हैं। ज़रूर। वैदेही ने उतार कर दे दी चूड़ामणि, बताना रघुवीर को अरण्य से लगते एक स्थान को जिसे लंकाधिपति अशोक वाटिका कहता है, वहीं कारावास गुजारती शोक में है अयोध्या की कुलवधू। महावीर ने चूड़ामणि ऐसे संभाली जैसे संभालती है एक गर्भिणी अपने गर्भ को अत्यंत दुलार और आदर से। इधर जानकी को भी प्राप्त हुई राघव की मुद्रिका, अपने स्वामी की निधि ले आए थे पवन पुत्र। चूड़ामणि पहुंच गई रघुनंदन के पास, पहुंच गया संदेश भी। जानकी ऐश्वर्य से आच्छादित परदेश में अप्रतिहत है रावण के क्रोध, वीरता और क्षण क्षण दी जा रही भय की युक्तियों से। एक जय गाथा इस तरह भी जाती है समाज में, जहां पराक्रम और सत्य के सहोदर में एक चूड़ामणि, स्त्री का एक आभूषण, युगों तक विमर्श में चला आता है। इस कविता में बहुत बहुत कुछ है जी। और इतिहास, मिथक, स्त्री विमर्श, इन सब के मध्य अयोध्या राज परिवार से आने वाले एक एलीट का तमगा आपके ऊपर लगता है। एक एलीट कवि जब ऐसी बातें करे, जब ऐसे विचार रखे, तो उसके उसके चैलेंजेस क्या हैं और उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? कविता को लेकर के जहाँ तक मेरी समझ है, मैंने चैलेंजेस तो माने, लेकिन कभी उनको अवसर की तरह नहीं देखा। और ये आप ही ने कहा और मैं सुनता भी हूँ, कई बार मुझे शुरू से ये इस बात के लिए ट्रोल किया गया, जब ट्रोलर्स नहीं होते थे तब भी, कि साहब ये तो राज परिवार से है। तो मैंने हमेशा एक हलफनामे की तरह ये बयान दिया कि आप अपनी वल्दियत नहीं बदलते, अपना ख़ानदान कुल नहीं बदलते और मुझे राज परिवार में जन्मने का एक बहुत गौरव बोध भी है कि मुझे वहाँ बहुत अच्छे संस्कार मिले, लिखने पढ़ने का संस्कार मिला
और जिस तरीके से राज परिवार को देखा जाता है उस तरह का मेरा घर नहीं रहा। कलाकारों का सम्मान करता रहा, जिसकी वजह से मैं कुछ बेहतरीन काम कर पाया, अच्छे लोगों की सोहबत में गया। और कविता लिखने के लिए मुझे हमेशा लगता है कि जो आपके अनुभव हैं, जो आप सच्चाई जी सकते हैं, जो आपने जिया है, या जो बात आप कन्वे कर सकते हैं वो आप करें। और अभी मैं ऐसी कविता लिखने लगूं जो मेरा अनुभव नहीं है, जिस जमात से मैं नहीं आता हूँ, तो भी वो नकली होगी। उस संवेदना को समझ सकता हूँ, उस संवेदना की परतों को बहुत अच्छे ढंग से आत्मसात कर रखा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आ, एक जो फॉर्मूला कविता है, या जिस तरह का एक रुझान है, जिस तरीके का एक वातावरण पिछले 50 सालों से बना हुआ है कविता में, उसी को मैं दोहराऊं ये जरूरी नहीं है। कोई गीत भी लिखता है, कोई छंद सवैया भी लिखता है। आज भी छोटे शहरों में लोग खंडका भी लिखते हैं, भले उसको मुख्य धारा में शामिल ना माना जाता हो, लेकिन वो एक एक कहीं ना कहीं एक वॉइस बनते हैं। और इस बात के लिए कवि को तैयार रहना चाहिए कि वो शापित होने के लिए और वो भुलाए जाने के लिए अभिशप्त है। ये कहीं नहीं लिखा है कि आप हमेशा उसी के लिए आपके समय में ही आपका मूल्यांकन हो जाएगा। तो मैं इस बात से बहुत अलग सोचता हूँ। आपने चूड़ामणि पढ़ी, मैंने कंचन सीता लिखी है, तमाम अश्वमेध का घोड़ा और तमाम सारी कविताएं लिखी। तो मुझे लगता है कि एक अयोध्यावासी के तौर पर एक उस राघव के परिवेश को समझते हुए, सीता जी की बात को समझते हुए, ये लांछन भी लगता है कि आप अयोध्या के हैं तो मिथिला का दर्द नहीं समझते, बिहार का दर्द नहीं समझते। लेकिन मैं जानता हूँ कि अयोध्या में हमेशा सियावर रामचंद्र की जय या जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नरतेरो वाली भावना मानी जाती है। तो मैंने हमेशा इस भाव से कविताएं लिखी। मुझे संस्कृति, मुझे इतिहास, मुझे पुराण, मुझे मिथक हमेशा बहुत प्रभावित करते रहे। उसकी अपब्रिंगिंग भी वही कुंवर नारायण जी के साथ हुई। उनका बहुत कम उम्र में मैंने आत्मजयी पढ़ा, जो कठोपनिषद पर आधारित है। यम नचिकेता संवाद पर उनकी कविताएं थी। तो मैंने ये कभी सोच के, शुभ्रास्ता जी, लिखा ही नहीं कि हिंदी की कविता में समकालीन दौर में मैं शामिल पाया जाऊंगा या नहीं पाया जाऊंगा। तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने किया। कविताओं के बरक्स जब मैंने अनुवाद किए, एक ही अनुवाद का काम किया अभी तक, तो मैंने अक्का महादेवी के वचनों का अनुवाद किया। और वो भी एक तरह से स्पिरिचुअल जर्नी है अक्का महादेवी की। और किस तरीके से वो मल्लिकार्जुन शिव के प्रेम में पढ़ी, और मुझे ए.के. रामानुजन का टेक्स्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो काम किया। बाद में एच.एस. शिव प्रकाश को दिखाया। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आपको करने के लिए मजबूर कर दे, जिसको कहे बिना आप रह ना पाएँ, और उसमें ऐसी बात हो कि वो कम्युनिकेट करे जनता के साथ, उसके आस्वादक के साथ, तो करना चाहिए। मेरी बहुत क्लासिकल ढंग से भी पढ़ाई हुई। मैंने गोपाल तापनी उपनिषद पढ़ा, उज्ज्वल नीलमणि पढ़ा, विद्यानिवास जी गुरु थे। मेरे बहुत सारे ऐसे एंशिएंट टेक्स्ट को मैं पढ़ पाया, संस्कृत टेक्स्ट को पढ़ पाया, जो समकालीन ढंग से दिल्ली बम्बई के बच्चे नहीं पढ़ते, या वहाँ पे उनको शायद वैसे प्रोफेसर उपलब्ध ना हो, या उनको लगता हो कि ये ओल्ड फैशन चीज़ है। तो मैंने काम किया, और मुझे खुशी है कि आज वो आपको चूड़ामणि पसंद आई। बहुत सारे लोगों को मेरी कविताओं में रस मिलता है, बहुत सारे लोगों को कविता अलीट लगती है, और मैं किसी क्लास में पढ़कर, किसी वर्ग में जा कर के अपने लेखन को या अपने विचार को कुंद नहीं करना चाहता। जी, ये जो आपने कहा यतीन्द्र जी, उसमें एक पक्ष जोड़ देना चाहती हूँ कि मैंने ये जो सवाल पूछा उसमें शरारत भी थी, उसमें वैचारिक शरारत भी थी, और ये मैं जानना इसलिए चाह रही थी क्योंकि एक जनरली एक जो तमगा लगा दिया जाता है एलीट होने का, साहित्यकारों पर अमूमन ये तमगा लगता है कि आप रियलिटी से कटे हुए हैं, जबकि साहित्य ही वो ऐसी जगह है जहाँ पर वो सारी सच्चाइयाँ भी सांस लेती हैं जिनको ब्यूरोक्रेसी या जो भी फॉर्मूलेक जगत की जो बातें हैं, कहीं ना कहीं अगर उसको दबा दी जाती हैं तो वो साहित्य में मुखर होकर सामने आती हैं। एलीट होना, एलीट कॉन्शियसनेस होना कभी इस समाज का एस्पिरेशन हुआ करता था, और आज भी है, भले ही हम उसको एक्सेप्ट नहीं करें। वो कवि, वो लेखक जिन्होंने गरीबी पर, जिन्होंने गुर्बत पर बहुत डूब कर लिखा है और बहुत मार्मिक लिखा है, क्या उनमें भाषा का अभिजात्यपन नहीं था? देखिए, अब ये तो सोचने की बात है, और जो आपने कहा तो मुझे इसी समय एक बात समझ में आती है कि हम कई सारी दुनियाओं में जीते हैं, अपने कई प्रति संसार रचते हैं, कई पैरेलल वर्ल्ड्स में काम करते हैं। अगर आप रामायण या महाभारत या किसी मिथक या पुराण की
भाषा को या उस समय के दार्शनिक पक्ष को या उस समय के दुर्बलताओं को लेकर के, उनके मानदंडों को लेकर के, उनके ऊहापोहों को लेकर के बात कर रहे हैं। तो वो कैसे, वो कटा हुआ विषय, ये तो मेरी समझ से परे है, क्योंकि सिर्फ जो डे टू डे सिनेरियो में घट रहा है उसी को आप कविता का आधार, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे कवि बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। खुद मुझे बहुत सारे कवियों का काम पसंद है, लेकिन उसमें भी बिल्कुल सामान्य बात को भी कितने सुंदर और लालित ढंग से कहा जा सकता है। मुझे केदारनाथ सिंह बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मंगलेश डबराल की कविता अच्छी लगती है, लेकिन आप ये कहें कि बिल्कुल कि एक घटना घटी और वो तुरंत आपको प्रभावित कर दे, तो ये हो सकता है मेरे साथ ना होता हो। हालांकि मेरी बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं। मेरा नया कविता संग्रह जो है बिना कलिंग विजय के, उसमें एक बिल्कुल एक पैरेलल दुनिया है, जो उसका दूसरा खंड है। तो बहुत कविताएं मैंने भी ऐसी लिखी हैं। मेरी एक कविता है बच्चा और झुंझुना, जिसमें एक बच्चे के सामने बम और तोपें गरज रही हैं। वो संग्रह आया था 2005 में, लेकिन आज जब मैं ईरान और अमेरिका और सारे ये डिस्कोर्स और ये युद्ध की स्थिति देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे ये बिल्कुल उस पूरे उस परिदृश्य को नरेट करती है, लेकिन वो कविता 21 साल पहले लिख दी गई थी। तो ये समझ में आना या इसको बहुत चालू मुहावरे में लेकर के जाना ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे कवि अपना एक वो बनाते हैं, एक स्टाइल बनाते हैं, एक शिल्प बनाते हैं कि नहीं, मुझे कंटेम्प्रेरी बात ही करनी है। मैं बहुत सारे ऐसे बड़े रचनाकारों को जानता हूँ जिनको छंदों पे बहुत पकड़ है। जैसे एक उदाहरण है लीलाधर जगुड़ी। वो छंद बहुत अच्छी जानते हैं, बहुत अच्छी कविताएं उनको याद हैं, कंठस्थ हैं, लेकिन जब आप उनका संग्रह पढ़ते हैं तो वो बिल्कुल मॉडर्न ढंग की कविताएं होती हैं। तो ये उनका सायास किया हुआ चुनाव है। मैं रसिक हूँ, मैं कलाओं में डूबा हुआ आदमी हूँ। मुझे जो जब समझ में आता है मैं अपने ही लिखे को तोड़ के लिखता हूँ। मेरा पिछला संग्रह जो आज से 11-12 साल पहले आया, विभास, तो उसमें मैंने कबीर की बानियों को बिल्कुल कंटेम्प्रेरी भाषा में बात की थी कि किस तरीके से अ, आज अगर कबीर होते तो क्या वही बातें होती। जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, कबीर कहते। मैं लिखता हूँ हम अपने घर जला देंगे तो कहाँ जाएंगे। तो अब वो आज के कवि का प्रश्न हो सकता है, वो क्वेश्चन नहीं है कबीर को, लेकिन वो एक पैरेलल ढंग से सोची गई एक बात है कि आज का कबीर ऐसे भी सोच सकता है। मैं कबीर नहीं हूँ, लेकिन उन अनुगूंजों को उसमें लाने की कोशिश करता हूँ। और मैंने बहुत सारे विषयों पर लिखा है। मैंने कभी ये सोच के नहीं लिखा कि उसको समीक्षक या उसको आलोचक या उसको बात करने वाले लोग क्या कहेंगे, या उसको कोई आकर के सोशल मीडिया पे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, वो आज के टर्म में वायरल होगी कि नहीं होगी। मुझे कोई कविता कब किसको पसंद आ जाएगी, मुझे खुद कोई कविता कब कहाँ की पसंद आ जाती है, कुछ पता नहीं होता। और देखिए, हर युग में हर समय में कविता स्थायी ढंग से वास करती है। आज भी इतना जमाना बदल गया, इतना आपाधापी, इतनी दौड़ है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमीर खुसरो या निजामुद्दीन औलिया या तुलसीदास, सूरदास और जाइए जाने दीजिए 100 साल पहले के हुए मिर्ज़ा गालिब, वो कितने कंटेम्प्रेरी बने हुए हैं। बड़े से बड़े कंटेम्प्रेरी शायर के आगे मुझे नहीं लगता कि गालिब या फिराक या मीर कहीं से पीछे पड़े, कहीं से हल्के पड़े। तो मेरी कविता वो कब पहचानी जाएगी या नहीं पहचानी जाएगी, इस भय से बेखबर मुझे ये बात कहनी है तो मुझे कहनी है। मैंने संगीत विषयक बहुत कविताएं लिखी। उसमें एक गुर्जरी तोड़ी पर एक कविता है, एक मालगुंजी पे कविता है, आसावरी पे कविता है, लेकिन वहीं पर एक कविता है समय ओपेरा। वो समय ओपेरा कविता है कि वो कोलोसियम में क्या हो रहा है, पोलैंड में क्या हो रहा है, और उस समय नाजियों की टुकड़ी किस तरीके से दमन करती हुई जा रही है। तो वो हिटलर के परिदृश्य को देखते हुए ओपेरा खेला जा रहा है, उस पर कविता है। हंस ने उसे प्रकाशित किया था। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सोचते क्या है। संगीत की भाषा में भी आप अपने समाज के दबावों को, उसके स्वप्नों को, उसके मोहभंगों को पकड़ सकते हैं। अगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पकड़ सकता हूँ, तो मुझे प्रयास करते रहना चाहिए, ये बिना सोचे हुए कि सोशल मीडिया के ज़माने में उसे कितने लाइक मिलेंगे, या वो कितना वो रीट्वीट होगी, या वो बिल्कुल भुला दी जाएगी। भूल जाइए, बड़े से बड़े लोग इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं। मैं भी फेंक दिया गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। लोक और शास्त्र, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, उस पे मैं ज़रूर चाहूँगी कि आपसे बात करूँ।
अभी जो आपने बात की संवाद अंतर पीढ़ियों के संवाद अंतर संवाद की, पुरखों के साथ हम लोगों की जो बातचीत, उनके काम के साथ हम लोगों की जो बातचीत है, इन सब से जोड़ करके मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर कुछ कहें, लेकिन उसके पहले मैं आपकी एक और कविता है बारहमासा, जो मेरी फेवरेट कविता है, मैं उसको ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। दुख ने पहन लिया है तीखी धूप का कपड़ा, अब बादलों से नहीं निकल कर आएगा, आँखों से बाहर वह पानी का घुड़सवार। गरिमामय होगा वह श्रावणी रात में भी, जैसे होगी प्रसन्न उस समय फुहार में धीरज से नहाई वन राशि। एक फूल पर पहली ओस के साथ हो रही होगी जब कभी शरद की शुरुआत, तब दुख भी मौजूद होगा वहीं, पहले से ज्यादा बड़ वृत्त में, फुनगियों को सिहरन के अभिप्राय समझाता हुआ। एक पत्ता अपनी उदासी का संगीत लेकर जब कभी गिरेगा धरती पर, उस क्षण अनगिनत पत्तियां शामिल हो रही होंगी पतझड़ के पियराने वाले उत्सव में। इस ऋतु परिक्रमा के अंत में किवाड़ ठेल कर जब झांक रहा होगा वसंत, दुख के सारे रंग फैल चुके होंगे चारों ओर, कलियों और बूटों की शक्ल में अखुआए हुए। 12-13 पंक्तियों में चाह कर भी नहीं समेट सकेगा दुनिया का कोई कवि सृष्टि में दुख का इस तरह पसरना। फिर भी विस्मय करेंगे लोग हर बार इस बात पर, जब गांव के सिवान पर फूटता होगा कोरस के समवेत स्वर में बारहमासा, पीड़ा पिघलती होगी लय और लोक भाषा में, तब हिसाब लगाना मुश्किल होगा कहाँ से भर उठा ऋतुओं के कटोरे में इतना दुख, किस तरह स्त्रियों के सजल कंठ बरसों से समूह में इस दुख का इतना सोग मनाते चले आए हैं। मुझे लगता है कि ये कविता मेरी भी बहुत प्रिय कविता है और इस कविता ने मुझे शुरुआती एक वो पहचान दी जब मुझे इस पे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार दिया गया था, साक्षात्कार में प्रकाशित हुई थी। शास्त्र हमेशा अपनी बात कहता है, अपने तर्कों से उसे मनवाने का प्रयास करता है और शास्त्र संबद्ध ढंग से कही गई बातों का अपना एक विशेष स्थान और अभिप्राय होता है। लेकिन जब शास्त्र और लोक को आमने सामने रख के हम बात करते हैं तो लोक भारी पड़ता है, क्योंकि जब शास्त्र के पास अपने तर्क समाप्त हो जाते हैं या शास्त्र शुष्क हो जाता है तो वहाँ पर लोक की मान्यताएं, लोक धर्म, लोक का अपना स्वदेश ही काम आता है। एक बहुत एक रूपक के तौर पे बात कहूँगा, आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति बहुत बड़े म्यूजिकोलॉजिस्ट हुए, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में यह अवधारणा थी कि सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, वीणा है हाथ में और एक हाथ में पुस्तक। उन्होंने कहा इसका मतलब है कि बुद्धि, ज्ञान और विवेक शास्त्र और परंपरा के साथ कहीं एक रसिक भाव लेके भी चलता है, क्योंकि ज्ञान है वो किताब है और संगीत है वो वीणा है। इंटेलेक्चुअल्स ने क्या किया कि सरस्वती को 2 टुकड़ों में बांट दिया। साहित्य वाले और ज्ञान वाले लोग पुस्तक वाली सरस्वती आधी लेके भाग गए और संगीत वाले वीणा वाली सरस्वती को लेके भाग गए। तो जो संगीत की परंपरा थी, जो रसिक होने की परंपरा थी, वो ज्ञान से धीरे धीरे वंचित हो गई और जो ज्ञान वाली परंपरा थी वो धीरे धीरे शुष्क होती चली गई, उसमें रसिकता का अभाव आ गया। तो दोनों का इक्विलिब्रियम, दोनों का सामंजस्य ही सरस्वती की अवधारणा का सबसे बड़ा संकेत देता है। ये बात मुझे बहुत काम की लगती है। मुझे लगता है कि शास्त्र जो है वो पुस्तक है और जो लोक है वो वीणा है। तो दोनों को जोड़ करके जो एक सामासिकता बनती है, जो एक कमोडरी बनती है, जो एक समावेशी संसार की एक फलश्रुति देखी जाती है, वो उसके साथ काम करती है। और आप परंपराओं में देख लें, आप लोक कल्याणकारी बातों में देख लें, आप कोई भी सुभाषित देख लें, हमेशा शास्त्र को अंगूठा दिखाने के लिए, उसे क्वेश्चन करने के लिए लोक खड़ा होता है। लोक संगीत में वो सारी बात है, लोक गीतों में वो सारी बात है कि वो रामायण और महाभारत में भी प्रश्न कर देता है। वो कौशल्या जो है महारानी है, पटरानी है और राम की माँ है, लेकिन जब लोक गीतों में आते हैं तो मचियाते बैठी कौशल्या रानी, वो मचिया पे ही बैठेंगी, मोढ़े पे ही बैठेंगी, उनके लिए सिंहासन नहीं लगेगा। जब कुआं खनौले कौन फल हे राजा दशरथ, झुकवन भरे पनिहारी तबे फल हुई है, गीत है अवध का। क्या है गीत? हे राजा दशरथ, ये जो कुएं खुदवाए हैं तुमने, इसका क्या अर्थ और औचित्य? लोग जवाब देता है कि जब इसमें
गागर की गागर स्त्रियां आकर के पानी भरेंगी और अपनी तृषा बुझाएंगी, तब उसका फल मिलेगा। मेले का गीत अयोध्या में गाया जाता है, रघुवर संगजाब हम न अवध में रहिबे। जो रघुबर फल फूल खई हैं, फोकली बिन खाब हम न अवध में रहिबे। जो रघुबर पांत बिछई हैं, भुइयां पड़ी जाब हम न अवध में रहिबे। जानकी जवाब देती है, जानकी उस शास्त्र को क्वेश्चन करती है कि नहीं, तुम कुलवधु हो, तुम्हें नहीं जाना है, इनको वनवास मिला है। वो लोक मान्यता के साथ खड़ी होती हैं और वो कहती है कि मैं जाऊंगी, और अगर ये फल फूल खाएंगे तो मैं उस थोड़े में उसके छिलके को खा करके, हालांकि आज वो स्त्री विमर्श में वो बड़ा एंटीथेसिस माना जाएगा, लेकिन आप भाव देखिए जानकी का कि मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, ये पूरा महल, ये पूरा राज आश्रय मेरे लिए किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ राम नहीं है। और अगर वो जमीन में सोएंगे एक त्रिशा बिछा करके, एक तृण का कुशा बिछा के, तो मैं ऐसी जमीन में लेट जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं इस ऐश्वर्य को त्यागती हूँ। मुझे लगता है कि ये इस तरह से मैं सोचता हूँ कि लोक वो आगे चलता है, शास्त्र उसका अनुगमन करता है, और शास्त्र जो नहीं समझा पाता है वो लोक में आकर के फिर वो मान्यता पा जाता है। मुझे एक बात याद आ रही है कि वाल्मीकि रामायण में जब भरत अपने ननिहाल जाते हैं तो जो रूट वो लेते हैं उसका पूरा जो वर्णन है, वो जो पूरी जोग्राफिकल एंटिटी का वर्णन है, और जिस सीजन में जाते हैं, उसके बाद जब वो लौट रहे होते हैं अपने पिता के देहांत की बात सुन के, वो बिल्कुल अलग जोग्राफिकल उसका पूरा ढांचा इंटरप्रिटेशन है। हाँ। और उस सीजन का भी अलग इंटरप्रिटेशन है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि वो तो सीजन्स को समझा दिया गया, जो शास्त्र जो जैसे समझा सकता था कि भाई ये ज्योग्राफी है, ये उसका क्लाइमेट है, लेकिन जब यही 12 मासा स्त्रियों के कंठ से लोक में अवतरित होता है तो वो सारी संवेदनाओं, दुख, पीड़ा को लेते हुए आगे चलता है। और वही 12 मासा जब भिखारी ठाकुर लिखते हैं, हाँ, तो फिर उसमें सिर्फ एक विरहिणी का दर्द नहीं होता, उसमें एक समाज शास्त्र भी है उसका, जिसमें कि क्लास की भी बात है, जहाँ पर वर्ग संघर्ष की भी बात है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि शास्त्र के ऊपर उंगली लोक ही उठाता है, और शास्त्र को एक तरह से एंडोर्स भी लोक करता है, वो आगे चलता है जी। तो जो स्त्री विमर्श की बात आपने की, या आपने सीता पे जो लिखा, अभी जो कविता पढ़ी गई आपकी, उन सबको लेकर के मैं ये देखती हूँ कि स्त्रियों के प्रति स्त्री विमर्श के प्रति संवेदनशील होना और एक तरफा स्त्री के पक्ष में खड़े रहना, अगर स्त्री है तो वो सही ही होगी। मुझे लगता है इस अंतर को आज का जो लोक है वो पाटने का प्रयास शायद कम कर रहा है। मुझे लगता है कि आज का जो लोक है वो आज की दुविधाओं, आज के संकटों से जूझ रहा है। और दिक्कत क्या है, जो मैंने कहा कि शास्त्र, लोक भी तब आगे बढ़ता है जब वो शास्त्र को पीछे लेके चलता है। आज लोक ने सिर्फ लोक को पकड़ा हुआ, उसने शास्त्र से किनारा कर लिया। ये वही बात है कि आज वो उन पुराने तरह के ज्ञान को, उस पाश्चात्य विद्या को, उस संस्कृति को, परंपरा को बहुत ही हे दृष्टि से देखता है। उसको बहुत लंबे समय तक ये पढ़ा दिया गया है कि ये सब प्रगति में बाधक चीज़ें हैं। मेरे गुरुजी थे विद्यानिवास जी, उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया, बेटा कोई किताब, कोई सिनेमा, कोई संगीत खारिज तब करना जब उसको जान लेना। बिना जाने हुए उसको खारिज करोगे तो तुम ही अधूरे रहोगे, उसका कुछ नहीं बनना बिगड़ना। तो मेरा ये कहना है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मैं इसको कहीं समाज की आवाज़ के तौर पे नहीं कह रहा, कि जो आज की बात है या जो एकांगी हो जाती है, जब वो बैलेंस नहीं बना पाती, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि वो जानती नहीं, वो समझती नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहती। अगर उसके आगे रख भी दो तो उसके प्रति उसके मन में कोई प्रेम, करुणा, आदर नहीं है। हम लोगों पे, मतलब हमारी परंपरा पे, हमारी पीढ़ी पे ये इल्ज़ाम भी लगता है, जो कुछ हद तक सच भी है, कि साहब इनको बंध में लिखना नहीं आता, ये मीटर में नहीं लिख पाते। बड़े शान से हम लोग कहते हैं कि साहब आज का फैशन है, आज का चलन है, हम फ्री वर्स कविता लिखिए। फ्री वर्स कविता लिखने वाले कोई अधिकार नहीं है कि वो दोहा, सोठा, चौपाई, छंद, रोला, छप्पे, सवैया लिखने वाले को क्वेश्चन करे, क्योंकि आपको आता नहीं है, आपने सीखा नहीं है, आप मीटर में बांध नहीं पाते हैं, आपको रदीफ काफिया मिलाना नहीं आता। तो आप एक गज़ल की बहर, बहुत सारे लोग गज़ल पे ट्राई करते हैं और वो उनके काफ़िए दुरुस्त नहीं होते, वो बहकता रहता है, वो मीटर नहीं, राइमिंग नहीं आती।
आप राइमिंग करना जाने और उसके बाद राइमिंग को छोड़ करके मुक्त छंद की बात करें, तब आप कंप्लीट पोएट हैं। इसी तरीके से आप लोक की बात करें तो आप शास्त्र को समझते हुए अपने लोक की छड़ी लेकर के किसी को दिखाएं कि ये रास्ता है। आपने पढ़ा ही नहीं है, आपने जाना ही नहीं है। स्त्री विमर्श करने वाले श्री राम पे बात इल्ज़ाम लगाते हैं, वो सीता के पक्ष से बात करते हैं। उन्होंने पढ़ा ही नहीं है कि भवभूति ने उत्तर रामचरितम लिखा है। उन्होंने रामचंद्रिका पढ़ी ही नहीं है। उन्होंने आनंद रघुनंदन नाटक पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने तमाम ऐसी बातें नहीं पढ़ी हैं जो पढ़ने के बाद वो समझें। उन्होंने रामायण का काव्य मर्म नहीं पढ़ा है कि वो जाने कि राम कैसे अपना आत्मनिर्वासन करते। उनको सीता का त्याग दिखता है, लेकिन राम का आत्मनिर्वासन नहीं दिखता। जब तक आप राम के आत्मनिर्वासन को नहीं समझेंगे, आप सीता के त्याग की भी महानता को समझ नहीं पाएंगे। मेरा ये कहना जी। और वही बात है, शास्त्र अगर आप पढ़ना चाहें तब आपको उसके अंदर में जो संवाद है वो आपको समझ में आएगा कि सीता और राम वाल्मीकि रामायण में जिस तरीके से संवाद करते हैं, रामचरितमानस में वो नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस बाद की रचना है। आप योगवाशिष्ठ पढ़ें, आप आनंद रामायण पढ़ें, आप बहुत सारे आप अध्यात्म रामायण पढ़ें। राम कथा पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ रामचरितमानस को आधार बना के बात जी। करें। और वही बार बार बात कहता हूं कि आप फोक गाएं। आप मैं खुद उसका बहुत बड़ा हिमायती हूँ कि मुझे चैती, सोहर, कजरी, बारामासा और ठुमरी सब पसंद है, दादरा पसंद है। मैंने उस पर बराबर लिखा है। लेकिन इसका एक कतई मतलब नहीं है कि किसी घराने का ख्याल उससे कमतर की चीज। जी। वो भी परंपरा का अंग है, और ख्याल में से भी निकल के उसके टुकड़ों को भी लेकर के उनकी रागदारी में विचलन पैदा करके मिश्र रागों के प्रयोगों से कहीं किसी राग की, कहीं किसी बंदिश की अवधारणा को लाते हुए आप अपना एक गठन करते हैं, आप अपना एक पद लिखते हैं। भारतीय फिल्म संगीत में बहुत सारे गाने ऐसे बने हैं जो रागाधारित है, जो फोक आधारित जी। है। तो अब आप ये कहें कि नहीं यही परफेक्ट है, उसका मूल भी जान लो। मैं हमेशा, नए बच्चे मुझसे पूछने आते हैं किसी किसी सब्जेक्ट पे कि हमने ये पॉडकास्ट सुना है, हमने ये चीज़ सर्च इंजन पे चेक की है। मैं कहता हूँ किसी की अवधारणा को अवधारणा मत बनाओ, हमेशा मूल ग्रंथ को देखो। अगर आपको शेक्सपियर को पढ़ना है तो आप शेक्सपियर की टीकाओं को पढ़ने के पहले, उनके रीडर्स को, उनकी कमेंट्री को पढ़ने से पहले मूल नाटक तो पढ़ लो। तो पहले शेक्सपियर का ओरिजिनल पढ़ो। शेक्सपियर का ओरिजिनल पढ़ने के बाद फिर किसी और की उसमें सब नरेशन में जाओ। लेकिन होता क्या है कि हम दिए हुए बातों को, हमने कोई चीज़ निकाल ली, हमने कहीं से उसको, उसकी पैराफ्रेजिंग की, काट पीट करके एक चीज़ अपने पसंद की स्थापित की, वो लोक में चल गई, वो मशहूर हो गई। अब आपने नहीं पढ़ा, आपने मूल जाना ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसको समझे बगैर आप कोई बात नहीं कह सकते। सामान्य दुनियाओं में, जहाँ पे आप गाँवों में चले जाएं, जो लोग फिलोसफिकल बात करते हैं, उसमें कई तरह की कहावतें, कई तरह की बातें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि ये बात तो मैंने गीता में भी पढ़ी थी, बिल्कुल। ये बात तो मैंने श्रीमद् भागवत में पढ़ी थी, जी। ये बात तो फला किताब में पढ़ के आए थे। तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ उनका अपना स्वतः अनुभूत सत्य है। हो सकता है कि उन्होंने कभी कोई ग्रंथ पढ़ा हो सकता है उन्होंने कोई कहानी देखी हो सकता है उन्होंने कोई रामलीला देखी हो, कोई थिएटर देखा हो, कोई सिनेमा देखा हो, जहाँ से निकल के बात आई और उनके अनुभूत सत्य के साथ वो जुड़ गई और उनकी फिलॉसफी में वो एक विचार बन गया। लेकिन उस विचार को पकड़ के आप ये नहीं कह सकते कि ये असल है और मूल से हमारा कोई लेना देना नहीं। मूल में जाएंगे तो आपके संशयों को उसका फल मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा। कम से कम मुझे ऐसा लगता है। 22 वर्ष की उम्र में आपने गिरिजा देवी जी पे काम किया, और अभी जो आपकी लेटेस्ट जीवनी आई गुलजार साहब पे, वो लिखा आपने। इतने अंतराल में जो आपने जीवनियाँ लिखी, उसको आप, उसमें क्या अंतर देखते हैं बतौर लेखक, आप क्या अंतर देखते हैं? और इसके साथ मैं एक प्रश्न और जोड़ना भी चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों पे आपने, जिन जिन महान विभूतियों पे आपने काम किया, उनके लिए आप एक बहुत बड़े प्रशंसक भी रहे। कैसे आपने ये बैलेंस बनाया? क्योंकि आपका जो लेखन है उसमें कहीं से भी वो श्लाघायुक्त बात नहीं निकल करके आती, वो एक
बहुत तटस्थ लेखक के रूप में आप ये बड़ी अच्छी बात है, राहत देने वाली बात है कि आपको ऐसा लगता है। मेरे बहुत अधिकांश पाठकों को लगता है। मेरे पे इल्ज़ाम भी लगते हैं कि नहीं, नहीं आपने तो लता जी को बड़े भक्तिभाव से लिखा है या गुलज़ार साहब के बारे में। मेरा ये मानना है कि किसी भी कलाकार को के जीवन पे कम से कम मेरी जो बात है आप अपनी बात कहिएगा। मैं उसमें एक चीज ऐड ये करना चाहती हूँ। आजकल आलोचना का अर्थ भी ये समझ लिया गया है कि आप या तो सिरे से किसी को खारिज करें या उसके जीवन के एक दो पक्ष को उठा करके जब तक आपने 4 पेज उस पर भर्त्सना नहीं की उनकी, तब तक आप सही आलोचक ये नहीं हैं। इसी बात पे मैं आ रहा था जी। कि मैंने काम किया, मैंने लता जी के साथ 6-7 साल बात की, 8 साल लगे काम करने में। आप अगर लता सुरगाथा उठा के देखें तो उस पे लिखा है लता मंगेशकर की सांगीतिक यात्रा, जीवन म्यूजिकल जर्नी ऑफ लता मंगेशकर लाइफ। जीवन उसमें उतना ही है जितना उनके म्यूजिक करियर बनने में, जितना उनके म्यूजिक को बड़ा बनाने में, या उनके म्यूजिक को इस दक्षिण एशियाई देशों में फैलाने में एक एक फिनोमिना बनता है। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, जब वो किताब रिलीज हुई, तारीफ भी हुई, बुराई भी हुई, देयर इज नथिंग जूसी इन द बुक। तो जूसी लिखने के लिए आप बैठे हो ना। मैंने हमेशा ये बात कही है कि मेरी जीवनियों में जो मैंने लिखी हैं वो मेरे द्वारा अनुभूत सत्य है, मेरे द्वारा दिया गया तर्क है। ये कला का अनंतिम सत्य नहीं है। आपको दूसरा कोई छोर कोई सत्य लेके आना है, आप लेके आइए। गुलजार साहब की मैंने जब जीवनी लिखी तो उनकी उनके पूरे जीवन में वो उनकी पोइट्री क्या है, पार्टीशन का जीवन कैसा रहा, किस तरह से अपनी सौतेली माँ के साथ रहते हुए उन्होंने अपना जीवन देखा, मोटर गैराज में रहे, रोशन आरा बाग में आए बीना से निकल के, फिर वो शायर हुए, फिर वो प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन से जुड़े, फिर पूरी यात्रा जो सबको पता है। तो उनमें उन क्षणों को ढूंढने की कोशिश की, एक लेखक अपनी खरोंचों से कैसे बनता है। दीना में वो छोड़ के आए हैं एक लट्टू अब भी नाचा करती है, एक भमीरी कविता है, और छोड़ आए हम वो गलियां, जब वो गाने में लिखते हैं तो कैसे वो कनेक्ट होता है, किस तरीके से वो अपने उस पुराने दर्द को याद करते हैं, या उनके फिल्मों के डायलॉग क्या है। मैंने उनसे एक सवाल किया था कि आपकी ज़्यादातर फिल्मों में घर जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, सब छत विछत घर हैं, वो सब डिलेपिडेटेड हाउसेस का डिपिक्शन है। वो चाहे मौसम है, वो चाहे आंधी है, वो चाहे नमकीन है। तो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये तुम बड़ा सुंदर इंटरप्रिटेशन लेके आए। तो मुझे लगा कि आपके जीवन से निकला हुआ सत्य है ये। तो मैंने जो करने की कोशिश की, मैंने उस कला को, उनके उस जीवन को, और मैं हमेशा, चूंकि मैं प्रेरणा पाता रहा हूँ, आप किसी के जीवनी क्यों लिखते हैं, आप समाज में उसकी जीवनी लेके क्यों जाते हैं, कि नए लोग पढ़ें तो उनसे इंस्पायर हों, उनकी तरह का फिल्म मेकर बनना चाहें, उनकी तरह का लिरिसिस्ट बनना चाहें, और अपने संघर्षों को एक ताप दें कि अगर ये मोटर गैराज में रह करके ये इतने बड़े शायर और लेखक और फिल्म मेकर बन सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बन सकता अगर मैं छोटे स्तर पे हूँ। या लता जी 13 साल की उम्र में जब पिता की मृत्यु होती है, अभी दाह के दूसरे दिन ही वो अपनी माँ से ये कहती है, वो रो नहीं रही हैं, वो कह रही हैं कि माँ, घर में राशन लाने के लिए कल मुझे काम पे जाना पड़ेगा, और वो काम पे निकल जाती है। आप सोच के थर्रा जाएं कि किस तरह से वो मास्टर विनायक के यहाँ काम करती है, प्रफुल्ल पिक्चर ज्वाइन करती हैं। मैं संघर्ष पे, मैं साधना पे, मैं उस कला के बृहत्तर एस्पेक्ट को खोजने की कोशिश करता हूँ। सामान्य प्रक्रिया क्या है? साहब, आपने इनका कोई लव अफेयर नहीं बताया, आपने कोई ऐसी बात नहीं बताई। मैंने सारे विवादों को भी छुआ है, चाहे वो ओपी नैयर विवाद रहा हो, चाहे वो एस डी बर्मन से झगड़ा रहा हो, चाहे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि आप सुमन कल्याणपुर के जीवन को आपने प्रभावित किया। सबके जवाब दे रही हैं, सब पे मेरे चैप्टर्स हैं, लेकिन मैं जजमेंटल नहीं हूँ। मैंने सारे तर्क लिखे हैं और बाद में ये पब्लिक पे छोड़ दिया है, ये पाठकों पे छोड़ दिया है कि आप लता मंगेशकर के जीवन के इन एस्पेक्ट को खुद से समझने की कोशिश करें। और कोई भी आदमी आखिरी बात तो नहीं कहता। मुझे आज के समय में ये लगता है, जो आपने कहा कि आप पहले लिखते थे, आज आप क्या अंतर महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि जैसे बड़े रचनाकारों की ग्रंथावलियाँ बनती हैं, उनके काम के ऑमनिबस आते हैं, 20 वॉल्यूम, 15 वॉल्यूम। लता मंगेशकर पे काम करने के लिए एक किताब उनके नौशाद के साथ, एक किताब उनके मदन मोहन के काम की, एक किताब एस डी बर्मन के साथ की, एक पूरी रेपर्टरी, पूरी एक रंग यात्रा दिखानी पड़ेगी। आप 400 पेज की किताब में 7,000 8,000 गाना गाई हुई महिला, जिसने अभंग भी गाया है, नात भी गाई है, कवाली भी गाई है, भजन भी गाई है, कैबरे भी गाया है, भावगीत भी गाए हैं, सोहर भी गाया। सोहर भी गाया है।
और अदर लैंग्वेजेस के गाने गाए हैं, गालिब भी गाया है, मीरा भी गाया है, रामचरितमानस भी गाया है। कैसे बात कर सकते? और मैं वो बहुत इंट्रिकेट ढंग से उनके सुर को, उनके आवर्तनों को, तीनों ऑक्टेव में कैसे वो बात करती हैं, कैसे उनकी आवाज़ घूम के लौटती है, माइक्रो फ़ोन पे कैसे वो टूटती नहीं, कैसे वो सांस लेती हैं तो वो दिखता नहीं, षडज लगाने का मामला या पहला रागदारी क्या है, मुझे वो हंस के सवाल का जवाब देती हैं। जब मैंने उनसे उनका स्केल पूछा तो उन्होंने कहा ये तो मुझसे आज तक बर्मन दादा ने भी नहीं पूछा। तो मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि नए बच्चियाँ, नई लड़कियाँ जो गाना गा रही हैं, सीख रही हैं, प्लेबैक सिंगर बनना चाहती हैं, मेरी किताब पढ़ती हैं अगर, तो कम से कम उनको ये पता लगेगा कि लता जी ने कौन से स्केल पे अपने को साधा था या किस तरह की युक्तियाँ थीं जो उन्होंने टेक्निकली अपने गले के लिए अडॉप्ट की। तो ये बात मुझे बड़ी लगती है। और तटस्थ जहाँ तक कोशिश की है, मैंने तटस्थ होकर काम किया है। मैंने 1 to 1 बात की है। मैंने गुलजार साहब के साथ, बिस्मिल्लाह खां साहब के साथ, लता जी के साथ और सोनल मान सिंह के साथ जो भी काम किया, मुझे लगा कि ये फ्रॉम द हाउसेस माउथ वाला मामला होना चाहिए। लता जी के बारे में इंटरप्रिटेशन में कर सकता था, मुझे संगीत की जानकारी थी, मैं उनका प्रशंसक भी था और तमाम सारे रिसर्च मटेरियल मुहैया थे। लेकिन मेरा सौभाग्य था कि उन्होंने समय दिया। मेरा सौभाग्य था कि 14 साल तक गुलजार साहब ने मुझे समय दिया, साथ बिठाया, बातें की। और सिर्फ गुलजार को समझने के लिए कि वो आंधी या मौसम जैसी फिल्म बनाते हैं, मुझे ये भी समझना पड़ेगा कि उनके समय के दबाव कैसे थे। वो अगर फैज़ अहमद फैज़ से मिले थे तो क्या बात हुई थी। अगर वो जाते थे, उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग है संघर्ष फिल्म के निर्माण का, जो एच.एस. रेवल की फिल्म है, कि उस समय वैजयंती माला और दिलीप कुमार में जो है बातचीत नहीं थी और पंजाबी में वो कोई बात, जब डायलॉग का वो होता था वो एसेस करते थे, तो दिलीप साहब सीधे कहते थे गुलजार साहब से कि जाओ वैजयंती माला को ये बता के आओ, वो अपनी कोई बात कह। तो ये जो एक आवाजाही है कि एक आदमी निर्माण की प्रक्रिया में है, वो काम कर रहा है, या उसमें कोई सीन होता था संघर्ष में, संजीव कुमार जब कुछ बोलते थे, जब कोई वो हॉट डायलॉग दिलीप कुमार के सामने करते थे, तो सीन देने के बाद आकर के वो बलराज साहनी और दिलीप कुमार का पैर छू के माफ़ी मांगते थे कि आप सीनियर हैं, मैंने इसमें ऐसा मेरा डायलॉग है तो मैं आपके सामने ऐसे तेज बोला। ये सीखने की प्रक्रिया बताती, किस तरह से वो रोज पान खाते थे। संजीव कुमार ने एक बहुत सुंदर शॉट दिया परिचय में, फिर उन्होंने कहा तुम आज मुझसे मांग ले, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगा, तुमने क्या शॉट दिया? उन्होंने कहा कल से पान खाना छोड़ दे, और उसी दिन से गुलजार साहब ने पान खाना छोड़ दिया। तो ये जो एक सामान्य मानवीय भाव है, लता जी से ये सीखा, ये बताया उन्होंने कि सबको मेरे गाने समझ में आते हैं कि बड़े सुरीले हैं, बड़े अच्छे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा ज़िंदगी में, किसी को ये नहीं पता कि किस तकलीफ़ में, किस सरदर्द में, किस समस्या से जूझते हुए मैंने कौन सा गाना रिकॉर्ड किया। मेरी तकलीफ़ों को पूछने कोई नहीं आया। मुझे कभी सामान्य मानवी की तरह मुझसे बात नहीं हुई। तो मैंने उनको उस धरातल पर भी देखने की कोशिश की, और मेरी जीवनियाँ मेरे लिए वो बिल्कुल उस भाव से हैं, ये मैं स्वीकारता हूँ आपके पॉडकास्ट में भी, कि जैसे तुलसीदास कहते हैं कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैंने अपने स्वांता सुख के लिए, मैंने अपने लिए लिखा किताब। मुझे लता जी को लिखना था, मुझे खुद को समझना था। मेरे आनंद का भाव बढ़ गया कि कुछ हज़ार लोगों ने वो किताब पढ़ ली। मुझे लिखना था गुलजार साहब के बारे में, मुझे लिखना था बिस्मिल्लाह खां के बारे में, मुझे बिस्मिल्लाह खां के बहाने रसूलन बाई, केसर बाई, सिद्धेश्वरी देवी को समझना था, राजा चेत नारायण सिंह, ईश्वरी प्रसाद सिंह का दौर देखना था, राय कृष्णदास का समय देखना था, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में पूछना था। मैं सौभाग्यशाली था सुब्रत दत्त जी कि मैं पूछ पाया, वो बता पाए। कितना अच्छा लगा, कितना खराब लगा, वो पाठक तय करेंगे। मैं हर किताब के माध्यम से यही कहता हूँ कि जो कुछ भी अच्छा है वो उन बड़े लोगों का है, जो कुछ भी गड़बड़ है वो मेरी सीमा है। मुझे लगता है कि ये जो विनम्रता है और जो एक्सेप्टेंस है, इसके साथ अगर हम सिर्फ साहित्य ही ना पढ़ें, अगर हम जीवन जीना शुरू करें, यतीन्द्र जी, तो हमारे समय की जो बहुत ज़्यादा ऊहापोह है और बहुत ज़्यादा जो विसंगतियाँ हैं, उसमें से आधी से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें कन्विक्शन कितना है, जुनून कितना है। भीमसेन जोशी बड़े गायक नहीं बनते अगर उस्ताद अब्दुल करीम खां की पिया भी रावत नहीं चैन ठुमरी देख करके घर छोड़ के भागे ना होते। घर छोड़ के भागे, पहाड़ी सान्याल के यहाँ नौकर बने,
उनको मारा पीटा गया, वो तमाम जगह भटकते हुए सवाई गंधर्व के पास पहुंचे। आपको आपको मतलब समाज को भीमसेन जोशी, द ग्रेट भीमसेन जोशी दिखते हैं, जो डोयन ऑफ किराना घराना है, जो भारत रत्न है। उनको वो भाव नहीं दिखता कि सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो पहलवानी करते थे, वो हष्टपुष्ट थे, सवाई गंधर्व सबसे ज़्यादा काम उनसे कराते थे, अपने चौके में काम करने से लेके पानी भर के लाने का काम। गंगूबाई हंगल जी ने मुझे बताया था कि भीमसेन जोशी को 1, 2, 3 घड़े सब दे दिए जाते थे, कुएं से पानी लेके आओ, और वो पानी भर के लाते थे और बराबर से सरगम का आलाप करते हुए आते थे, क्योंकि सब साथ सीखते थे लोग। मुझे वो चीज़ समझ में आती है, एक कवि, एक गायक, आज लिखने वाला, आज पढ़ने वाला, पत्रकार बनने वाला बच्चा जो भी सीख रहा है, जो भी पढ़ रहा है, अगर उसके अंदर जुनून नहीं है, अगर उसके अंदर बेचैनी नहीं है, अगर उसे अपने नाकाफ़ी होने का इल्म नहीं है कि नहीं मुझे करना है, मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा कि मैं जिस घर परिवार से आता था, मैं 10 काम और कर सकता था। मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी थी, मुझे क्या मनवाना था, मैं रह नहीं सकता था वो लिखे बगैर, क्योंकि मैं उस परंपरा में सांस लिया। मेरे अगल बगल 2000 एलपी रिकॉर्ड थे 78 आरपीएम के। मैं सिर्फ रासरंग में डूबा भी रह सकता था। मेरे खिलाफ बहुत सारे लोग पोस्ट वोस्ट लिखते रहते हैं, कुछ कुछ कहते रहते हैं, साहब ये तो गाना लगा के अपना डूब जाते होंगे। मैं उनके संघर्षों को समझने की कोशिश करता रहा, मैं ये लिखने का जतन करता रहा। मैंने नई किताब में यही कोशिश की कि नैनन में आन बान पढ़कर अगर कोई भी एक युवा इन तमाम मूर्धन्यों की एक बंदिश सुनने के लिए यूट्यूब या स्पॉटिफाई के पास चला जाता है, तो मेरा लिखना सार्थक है। मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा हूं कि नहीं साहब आप बहुत बड़े उस्ताद बनिए, लेकिन जिस कल्चर में आप मुब्तिला हैं, जिस तरीके से आप आपाधापी में हैं, 3-4 सेकेंड के अटेंशन प्लान में आप अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर दे रहे हैं, उस जमाने में थोड़ा सा ठहर जाओ और बेगम अख्तर का एक दादरा सुन लो, थोड़ा सा ठहर जाओ और कृष्णानी बेगाने बारो सुन लो, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और गुरु ग्रंथ साहिब की आरती सुन लो, कोई सबद कीर्तन सुन लो, शायद तुम्हें राहत मिल जाए, शायद तुम्हें अपना मुहावरा मिल जाए, शायद तुम्हें ये मिल जाए कि नहीं, अगर ये कलाकार ऐसे कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने यही सीखा। मुझे लगता है आपने जहाँ पे अपनी पिछली बात की और ये जो बात की, ये एक परफेक्ट स्पॉट है कि हम इस संवाद को आज विराम दे सकते हैं। और द चर्न पर मैं जो ये संकलन कर रही हूँ शब्द विश्व के तहत, उसका उद्देश्य भी शायद यही है, स्वांतः सुखाई है। इसलिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने लोग देख रहे हैं, मैं बहुत प्रमोशनल वाले मोड में भी नहीं रहती, क्योंकि जो आपकी वही बात है, आज से 20 साल बाद मेरी बिटिया अगर अपने 4 मित्रों में से कोई एक मित्र भी अगर देख ले जी पॉडकास्ट और यतीन्द्र मिश्र की वो 2 कविताएं उठाकर पढ़ ले, आई थिंक मेरे लिए वही दैट विल बी यही मेरे लिए है। दैट विल बी माय सक्सेस। जब मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे कुंवर नारायण जी ने यही कहा कि तुम कोई क्रांति कर दोगे, कोई परिवर्तन ला दोगे, सोच के मत आओ। तुम अपने अंदर परिवर्तन लाओगे, तुम अपना विकास करोगे, ये सोच के आओ। मैं दिन दिन अपना विकास कर लूँ, मैं दिन दिन और बेहतर यतीन्द्र मिश्र बन जाऊँ, मैं दिन दिन और गुणी बन सकूँ और ग्राहकता पा सकूँ, अपने लिखे पर कायम रह सकूँ, जो मैं सोचता हूँ वो समझदारी में सामान्य दुनिया में फैला सकूँ, मेरे लिए इतना काफ़ी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका मूल्यांकन आपके जीवन में हो जाने वाला है। और ये सोच करके कोई कलाकार नहीं बनता, ये सोच करके कोई लेखक नहीं बनता। इस संवाद को हम विराम दें, उसके पहले मैं यतीन्द्र मिश्र जी की वो कविता पढ़ना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें वही दर्शन भी है, लेकिन वो इस रूप में आपके सामने आता है कि वो मन में उथल पुथल पैदा नहीं करता, वो आपकी उथल पुथल को शांत करता है और समझाता है कि इस तरह से हम आगे जीवन जी सकते हैं। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इस संवाद को आप अपने मित्रजनों के बीच में, अपने परिवार के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम किसी तरीके का कोई इनऑर्गेनिक प्रचार नहीं करते, इसीलिए बस आप लोगों का प्रेम, आपका नेह और आपके ही वर्ड ऑफ माउथ से हम बहुत लोगों तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारा सब कुछ इतना तत्काल है, शायद ही तुम्हें कोई गा सकता हो विलंबित में। तुम्हें विलंबित में ले जाना संगीत को प्रपात की गरिमा से दूर ले जाना है। जैसे दुनिया अपने होने को धीरे धीरे स्थगित किए जाती है, वैसे ही तुम उसका होना तुरंत वहां संभव करते हो। ऐसे में तत्काल को विलंबित में बांधने का विचार ही झरने के कोलाहल से दूर जाने जैसा लगता है।
बहुत सारी चीज़ों को फटकार कर एक ही बार में दुरुस्त कर देने वाली तुम्हारी युक्ति देखकर यही लगता है जैसे रागों की धैर्य भरी साधना में क्रांति द्रुत में ही संभव है। वहां विलंबित में बांधने का जतन उतना ही विस्मय भरा है जितना तुमको तत्काल से छिटका कर अवकाश में पसार देना। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद यतीन्द्र जी। बहुत धन्यवाद।